ए, एक है बी और एक है सी। ओके, अब ए को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सी को पता है, बट ए सी को नहीं जानता, ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, राइट? तो ए कैसे लेगा वो इन्फॉर्मेशन? तो ए बी के पास जाएगा कि भाई बता दे, फिर बी सी के पास जाएगा, बी सी से पूछेगा, फिर इससे पूछ के फिर बी ए को बताएगा। तो काफ़ी बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। इससे अच्छा कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली ए को सी तक पहुँचा दें, पर ए को सी तक कैसे पहुँचाएँगे? इस सी का कॉन्टैक्ट इन्फो ए अगर बी से माँग ले, तो ए सी से डायरेक्टली बात कर सकता है। तो अब ए बी के पास गया कि भाई सी का नंबर दे दे, तो बी ने एक पेपर लिया और उस पेपर में सी का नंबर लिख के दे दिया, ओके? और ए सीधे सी के पास गया और ए ने वो इन्फॉर्मेशन सी से ले ली। तो बेसिकली जो ये पेपर है ना, ठीक है, वो एक्चुअली में है पॉइंटर, ओके? और जो इसमें नंबर लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में है एड्रेस, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है, सी मतलब कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल वैल्यू के फॉर्म में एड्रेस स्टोर होता है। अब एरे को जब हम देखते हैं, तो क्या एरे भी एक टाइप का पॉइंटर ही नहीं है? लाइक मैंने बताया था पहले कि ए ऑफ 10 का मतलब होता है स्टार ऑफ ए प्लस 10। इसमें साइज ऑफ लाइक इम्प्लिसिटली मल्टीप्लाइड होता है, मतलब अपने आप ही वो उस हिसाब से इंक्रीमेंट कर लेते हैं जितना साइज होता है, ए जिस टाइप का होता है। क्या एरे भी एक तरीके का पॉइंटर ही नहीं है? सपोज हमने लिखा, हमने ये लिखा, तो अब इस केस में क्या प्रिंट होगा? इस केस में एरे का बेस एड्रेस प्रिंट हो गया, जो 0xFF ये दिख रहा है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि एरे का बेस एड्रेस है, जो ये 3 है ना, इसका एड्रेस है ये। तो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम हमको किसी एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो अगर हमको किसी एलिमेंट का एड्रेस चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड, बोलते हैं एम्परसेंड, ओके? तो ये सिंबल क्या करता है, जो भी उसके बाद में लिखा हुआ उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है, ओके? तो हम देखते हैं ए ऑफ 0 का एड्रेस क्या है। तो ए ऑफ 0 का एड्रेस भी वही है जो ए का एड्रेस है, ओके? तो इससे चीज वेरीफाई हो गई कि जो एरे होती है, जो अगर हम इनको इंटीजर एरे ले तो उसमें जो ए होता है दैट इज एक्चुअली द बेस एड्रेस ऑफ दैट एरे, ओके? तो लेकिन अगर हम एक कैरेक्टर एरे ले ले सपोज यहाँ पे, स्ट्रिंग भी कहते हैं, सिंपल कैरेक्टर एरे, ओके? सिंपल कैरेक्टर एरे ले लें हम यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ लिखे पे अगर अब हम यहाँ पे लिखें ए, ओके, तो देखते क्या प्रिंट होता है। तो इस केस में पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। अब ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली में होता ये है, जब हम ए लिखते हैं, ओके, तो इस केस में ये क्या रिटर्न करता है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है जब तक उसको नल वैल्यू ना मिल जाए। जो आखिरी एलिमेंट होता है वो हमेशा नल होता है। अगर हम इसमें 5 लेन दें, अगर हम इसमें 5 एलिमेंट दे दें, तो इस केस में ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस केस में ये एरर दिखाएगा, क्योंकि उसको आखिरी एलिमेंट नल चाहिए और अगर एक एलिमेंट हम कम कर दें, राइट? और अब अगर हम इसको प्रिंट करें, इसका आउटपुट, तो उसमें ये प्रिंट कर देगा, बिकॉज अगर ये 4 की है, अगर ये 5 की है, तो उसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट आ सकते हैं, ओके? एक चीज आपने देखी होगी, एसटीआर लेन और साइज ऑफ। तो इस केस में ये रिटर्न करेगा कि जो एक्चुअली में कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है उस एरे को, ओके? जो कि इस केस में है 10, ओके, क्योंकि 10 का साइज है। लेकिन जो होता है एसटीआर लेन फंक्शन, एसटीआर लेन फंक्शन जो क्या करता है, इस स्ट्रिंग की एक्चुअली में कितनी लेंथ है, इसका मतलब कि जब तक उसको नल वैल्यू ना मिल जाए, तब नल वैल्यू से पहले कितनी इसमें कैरेक्टर्स हैं वो वैल्यू रिटर्न करता है। इस केस में 1 2 3 4 और आखिरी एलिमेंट है नल, ओके? तो ये रिटर्न करके दिया जाए। तो जब हम सी आउट ए करते हैं, तो एक्चुअली में ये उस कैरेक्टर एरे को प्रिंट करता है जब तक उसको नल वैल्यू ना मिल जाए। एक नॉर्मल पॉइंटर बना के देखते हैं, ओके? जैसे हमने लिखा int a इक्वल टू 10, ओके? हमने लिखा int एस्ट्रिक p, पॉइंटर को जब डिक्लेयर करते हैं तो एस्ट्रिक से मतलब एस्ट्रिक लिखते हैं पहले, और उसके बाद इक्वल टू %a, ओके? तो पॉइंटर एक्चुअली में करता क्या है? पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, ओके? पॉइंटर काम है एड्रेस स्टोर करना। तो एंड ऑफ ए का एड्रेस रिटर्न करेगा जो कि इस पॉइंटर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो सी आउट पी अगर हम करेंगे तो इस केस में एरे का जो तुम्हारा, तो सी आउट पी अगर हम करेंगे तो इस केस में जो ए है उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ओके? तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम। ए का एड्रेस भी प्रिंट हो गया और ये पी की वैल्यू प्रिंट हो गई। देखिए दोनों सेम है। इसका मतलब जो पी है उसमें एक एड्रेस सेव हो गया। अब ये सपोज अगर हमको इसकी अगर वैल्यू देखनी कि क्या है सपोज, है ना, तो अगर हम लिखें एस्ट्रिक पी, ओके, तो एस्ट्रिक पी का मतलब होता है वैल्यू एट दैट पॉइंटर, राइट? जो यहाँ पे असाइनमेंट वाला जो यहाँ पे एस्ट्रिक है, ओके, ये एस्ट्रिक और इस एस्ट्रिक में डिफरेंस है। ये एस्ट्रिक ये बता रहा है कि हम एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके? सो दिस इज लाइक इंट एस्ट्रिक और फिर उसके बाद अलग से p इज इक्वल टू m%a। अब जैसे अगर हम इसको 2 लाइन में लिखेंगे तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ओके? तो असाइनमेंट होगा तो p में एड्रेस स्टोर हो रहा है ना, और एस्ट्रिक p अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इसको डी डिफरेंस करना। डी डिफरेंस का मतलब है कि इसमें वैल्यू क्या है। जैसे सपोज इस केस में जब हमने a इक्वल टू 10 किया तो एक ब्लॉक बन गया जिसमें 10 स्टोर हो गया और जिसको हम a के नाम से जानते हैं और जिसका
एड्रेस समथिंग हेक्साडेसिमल में है। ओके, तो अब जब हमने इंट एस्ट्रिक पी किया तो उसके में भी एक ब्लॉक बन गया। ओके, जिसमें हम किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये ब्लॉक पी बन गया। तो जब अगर हम लिखते हैं p इज इक्वल टू m% a, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, एड्रेस ऑफ a को p वाले ब्लॉक में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ a को p वाले ब्लॉक में शिफ्ट कर देगा। अब अगर हमने लिखा एस्ट्रिक p, तो एस्ट्रिक p क्या करेगा, वैल्यू एट दैट एड्रेस प्रिंट करेगा। पहले एस्ट्रिक में पहले क्या करेगा, पहले लिखेगा p क्या है, p है ये वैल्यू, अब देखा इस वैल्यू पे, लाइक इस एड्रेस पे है ना, इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। ओके, तो इस एड्रेस पे वैल्यू है 10, तो एस्ट्रिक p हमारा प्रिंट करेगा 10। ओके, अब अगर हम सपोज लिखते हैं m% p, तो ये क्या रिटर्न करेगा। ओके, तो अभी जो हमने डायग्राम बना के देखा था उससे देख लेते हैं। तो अब ये पूरा है। अब जो p है एक्चुअली में, जो p ब्लॉक है, ये कोई एड्रेस स्टोर कर सकता है, पर इसका खुद का भी तो कोई एड्रेस होगा। तो जब हम लिखते हैं m%p, तो वो इसका जो खुद का एड्रेस, जो p का एड्रेस है, वो प्रिंट करके दे देता है हमको। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। देखते हैं कि किसी भी पॉइंटर का साइज क्या होता है। तो जनरली क्या होता है कि कैरेक्टर का साइज अलग होता है, इंटीजर का अलग होता है, पर पॉइंटर जितने भी होते हैं सबका साइज सेम होता है। सबका साइज इसलिए सेम होता है क्योंकि जो एड्रेस है, एड्रेस तो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कुछ भी, हमको वो हेक्साडेसिमल वैल्यू कहीं स्टोर करनी है। ओके, तो एड्रेस तो एक ही तरीके का होता है ना, तो इसीलिए पॉइंटर, चाहे हम फ्लोट का पॉइंटर बनाए, चाहे इंटीजर का पॉइंटर बनाए, किसी का पॉइंटर बनाए, सबका साइज सेम होगा। एक बार हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। अभी हमने 3 पॉइंटर बनाए, एक फ्लोट, एक इंटीजर और कैरेक्टर। हम देखते हैं तीनों का साइज क्या है। तो जब हम इसका आउटपुट लेते हैं तो हम देखते हैं इन तीनों का साइज 8 है, लाइक तीनों का साइज सेम है, क्योंकि स्टोर तो आखिरकार इनको एड्रेस ही करना है ना। एरे की शुरुआत हो रही है, लाइक जो एरे का पहला बेस एड्रेस, उसको हमने बुलाया है a। ओके, और जो इसका कुछ एड्रेस होगा, तो जब हम लिखते हैं p इक्वल टू a, तो जो p नाम का ब्लॉक है, जिसमें हम किसी भी इंटीजर ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, उसमें ये एड्रेस जाके सेव हो गया। ठीक है, यानी जो हमारा 1 है, इसका एड्रेस इसमें जाके सेव हो गया। इस केस में अगर हम इस एड्रेस को इंक्रीमेंट करेंगे, ओके, तो क्या हम इसके अगले एड्रेस पे नहीं पहुंच जाएंगे? फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हम इसके अगले एड्रेस पे नहीं पहुंच जाएंगे? अगर हम इन सब की वैल्यू देखें तो क्या इसके थ्रू हम एक एरे को पास नहीं कर सकते हैं? तो यही चीज़ हम देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमने p इक्वल टू a लिख रखा है। ओके, हम लिखेंगे p प्लस प्लस, p प्लस क्या करेगा, p को इंक्रीमेंट करेगा। अब हम अगर करें सी आउट एस्ट्रिक p, यानी सी आउट एस्ट्रिक p का मतलब ये है, ये वाला जो इसमें एड्रेस सेव है, जो कि ये एड्रेस है, इसमें वैल्यू क्या है। तो जैसे कि देखा, जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 2। तो इस केस में 2 हमारा आउटपुट आ गया। p प्लस 6 कर दें सपोज, ठीक है। और अब हम इसकी प्रिंट करने की कोशिश करें कि इस पे क्या वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो इस केस में एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, जैसे गार्बेज वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, क्योंकि अब इसके बाद वाला जो ब्लॉक है उसमें तो कोई वैल्यू हमने असाइन करी नहीं, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है, और हम जानना चाह रहे हैं कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है, तो इस केस में गार्बेज वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। तो इसको लिखने का शॉर्ट में भी एक तरीका, जैसे सपोज अगर हम इसको हटा दें, ओके, और हम यहाँ पे कर दें p प्लस 2 और ब्रैकेट लगा दें, तो करता क्या है कि जैसे p एक इंटीजर पॉइंटर है, तो इसमें 2 इंटीजर आगे इंक्रीमेंट कर लेगा। हम ये नहीं बोलूंगा कि 2 बाइट आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज 2 बाइट से तो ये इन दोनों के बीच में कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट है। ठीक है, तो 2 बाइट नहीं बढ़ेगा, ये 2 इंटू जितना इस डेटा टाइप का साइज है उतना इंक्रीमेंट कर लेगा पॉइंटर को। तो अभी 0 पे, अभी 0 को पॉइंट कर रहा है, फिर 2 को पॉइंट करेगा, ओके, फिर 4 को पॉइंट करेगा, ओके, तो +1 +2। इस केस में हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, 4 आ गया। ओके, तो ये बेसिक होता है। अब अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम पॉइंटर को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या हम एरे को एक्सेस नहीं कर सकते? और क्या एरे वाले तरीके से हम पॉइंटर को एक्सेस नहीं कर सकते? सपोज अगर यहाँ पे p की जगह a लिख दें, तो क्या सेम वैल्यू प्रिंट होकर नहीं आएगी? तो भी सेम वैल्यू ही प्रिंट होकर आएगी, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर हम लिखते हैं a ऑफ i, तो उसका बेसिक में मतलब होता है इन शॉर्ट a प्लस i पर वैल्यू, तो a प्लस 2 पर वैल्यू। ओके, तो अगर हम लिखते हैं p प्लस 2, हम लिखते हैं a प्लस 2, तो ये दोनों एक ही बात है ना। अब अगर हम पॉइंटर को एरे की तरह लिखते हैं, सपोज अगर हम लिखें p ऑफ 2, तो भी वही बात है। ओके, इस केस में भी जो वैल्यू है वो पूरी प्रिंट होकर आएगी। तो हम पॉइंटर के तरीके से एरे को यूज कर सकते हैं, और एरे के तरीके से हम पॉइंटर को भी यूज कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जेनरिक पॉइंटर। जेनरिक पॉइंटर क्या होता है कि जैसे जो किसी भी तरीके के वेरिएबल का हम उसमें एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली वॉइड टाइप के पॉइंटर को हम जेनरिक पॉइंटर कहते हैं, पर इसमें कोई भी किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर हो सकता है। अगर हम लिखते हैं a ऑफ i, तो अगर इसका मतलब a प्लस i का एस्ट्रिक होता है, तो इस केस में ये i को उस हिसाब से इंक्रीमेंट करेगा जिस हिसाब से इसका डेटा टाइप का साइज है।
ओके, जैसे एरे की जो डेटा टाइप स्टोर हो रहा है उसका साइज है। पर अब अगर एक ऐसा पॉइंटर है जिसमें हमें पता ही नहीं है कि क्या स्टोर है, तो पता ही नहीं है कि आई को कितना इंक्रीमेंट कराना है, तो इस केस में क्राइसिस खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जो वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है उसको हम डायरेक्टली डीरेफरेंस नहीं कर सकते। ओके, जैसे सपोज हमने एक वॉइड टाइप का पॉइंटर लिया और इसमें हमने ए इक्वल टू और ऐसे लिखा। ओके, और हमने अगर लिखा ए पी इक्वल टू m% ए। ओके, और अब इसके बाद अगर हम लिखें सी आउट एस्ट्रिक पी, तो इस केस में इसने एरर शो कर दिया है। ओके, बिकॉज ये इसको डी रेफरेंस कर ही नहीं पा रहा है। इसका फिर मतलब क्या यूज क्या है? यूज ये कि जैसे अगर मान लो अगर हमको सिर्फ एड्रेस ही चाहिए, हमको किसी चीज का मतलब नहीं डी रेफरेंस करना ही नहीं है, सिर्फ एड्रेस चाहिए, तो ये एक एड्रेस जरूर प्रिंट कर देगा। जैसे इसमें एक्चुअली में क्या वैल्यू है वो इसने प्रिंट कर दिया। ओके, जो एक एड्रेस है वो उसने प्रिंट कर दिया। बट इसको डी रेफरेंस करने का कोई तो तरीका होगा। हाँ, तरीका है। जैसे मान लो सपोज हम एक इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं और उसमें हम इसकी वैल्यू शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, और फिर उसके बाद हम उस इंटीजर पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ओके, तो इस केस में उसने क्या प्रिंट किया? 4। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ये कैसे ये जादू हुआ है ना? एक वेरिएबल तो ए पहले से था ही, ठीक है, और एक हमारे पास एक बॉक्स था पी। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट है, एक और बॉक्स आ गया एफ। ओके, पी किसी का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, ठीक है, किसी भी डेटा टाइप का। एक इंटीजर है, इसका एड्रेस पी ने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब पी का जो एड्रेस है वो हमको एफ में शिफ्ट करना है। ये है ये है वॉइड पॉइंटर और ये है इंट पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर की वैल्यू इंट पॉइंटर में हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? तो उसमें हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। ये जो इंट एस्ट्रिक है, ये इस वैल्यू को एक इंटीजर पॉइंटर में जाने लायक बनाएगा। ओके, और ये इस पॉइंटर में चला गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक एड्रेस है और ये एक इंटीजर पॉइंटर है और हम एक इंटीजर को ही डी रेफरेंस कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या करेगा, ये डी रेफरेंस करके इसकी वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। बेसिकली ऐसे ये प्रोसेस हुआ।